YouTube चैनल। आज के इस इन डेप्थ लेक्चर में हम बायोलॉजी के सबसे रोमांचक, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स में से एक को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हाँ, और आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नीट परीक्षा के लिए ना सिर्फ बेहद महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सही कहा। तो हमारा मिशन आज बहुत ही क्लियर है। इस पूरे चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फ्लो चार्ट और जो एग्जामिनर ट्रैप्स होते हैं ना, उन्हें स्टूडेंट्स के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देना है। तो शुरू करते हैं इस बेसिक सवाल से कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी है क्या। अगर आसान भाषा में कहें तो जीवित जीवों या उनके एंजाइम्स का उपयोग करके इंसानों के लिए कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट बनाना ही बायोटेक्नोलॉजी है ना? एकदम सटीक। इसको हम दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है पारंपरिक या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, मतलब माइक्रोब्स की मदद से घर में दही जमाना, ब्रेड बनाना या यीस्ट का उपयोग करके वाइन बनाना, ये सब सदियों से हो रहा है। राइट। पर जब आज के दौर में हम बायोटेक्नोलॉजी शब्द सुनते हैं तो हमारा मतलब उस आधुनिक मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी से होता है, जहां जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। हाँ, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसके अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से लेकर लैब में किसी नए जीन को सिंथेसाइज करना, डीएनए वैक्सीन बनाना या फिर जीन थेरेपी, ये सभी चीजें शामिल हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण बात आती है, EFB यानी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा। नए उत्पादों और सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान और जीवों, कोशिकाओं, उनके अंगों और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का एकीकरण ही बायोटेक्नोलॉजी है। ये परिभाषा सच में पूरे विषय का निचोड़ है। अब हम इस लेक्चर के सबसे अहम हिस्से यानी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी को जन्म देने वाली मुख्य रूप से दो तकनीकें हैं। पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री में सीधा बदलाव कर देते हैं, और जब इस बदले हुए जेनेटिक मटेरियल को हम किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालते हैं तो उस जीव का फिनोटाइप पूरी तरह से बदल जाता है। और दूसरी मुख्य तकनीक है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। जब जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम चल रहा होता है तो एक पूरी तरह से रोगाणु मुक्त यानी स्टेरिल वातावरण बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। सही बात है। जरा सोचिए, अगर हम बायोरिएक्टर में कोई जीवन रक्षक वैक्सीन बना रहे हों और वहां कोई अनवांटेड फंगस या बैक्टीरिया आ जाए तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग ये सुनिश्चित करती है कि केवल हमारे डिजायर्ड माइक्रोब्स की ही बड़ी मात्रा में ग्रोथ हो। अब अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो दुनिया का पहला कृत्रिम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना था, इसकी कहानी बहुत ही रोमांचक है। यह ऐतिहासिक सफलता 1972 में स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर को मिली थी। हाँ, हर्बर्ट बॉयर ई कोलाई बैक्टीरिया के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये एंजाइम डीएनए को एक खास तरीके से काटते हैं जिससे किनारों पर स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ स्टैनली कोहेन प्लाज्मिड्स पर रिसर्च कर रहे थे। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर मौजूद छोटे गोल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं जो खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं। एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाला और उसे दूसरे प्लाज्मिड के साथ जोड़कर एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। और जब इस नए डीएनए को ई कोलाई के अंदर डाला गया तो वो ई कोलाई भी उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो गया। बिल्कुल। इंसान द्वारा जेनेटिक्स को अपने हिसाब से बदलने का ये पहला सफल प्रयोग था। इसे अगर हम एक सिंपल फ्लो चार्ट के जरिए दिमाग में बिठाना चाहें तो इस पूरी प्रक्रिया के 5 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला है जीन आइसोलेशन यानी वांछित डीएनए की पहचान। दूसरा है डीएनए कटिंग यानी उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना। तीसरा स्टेप है लाइगेशन जिसमें उसे वेक्टर के साथ जोड़ते हैं। और चौथा है ट्रांसफॉर्मेशन यानी तैयार डीएनए को होस्ट सेल में डालना। और आखिरी 5वां स्टेप है एक्सप्रेशन। ये पांचों स्टेप्स स्टूडेंट्स को उंगलियों पर याद होने चाहिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर लग रहा है तो पारा नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग को अंजाम देने के लिए कुछ खास उपकरणों की जरूरत होती है। बिल्कुल। जेनेटिक इंजीनियर का सबसे पहला और अहम टूल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन्हें मॉलिक्यूलर कैंची या मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहा जाता है।
1963 में वैज्ञानिकों ने ई कोलाई में वायरस की ग्रोथ को रोकने वाले 2 एंजाइम्स खोजे थे। एक जो डीएनए में मिथाइल ग्रुप जोड़ता था और दूसरा जो वायरस के डीएनए को काट देता था। यही काटने वाला एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहलाया। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रैप है जो अक्सर नीट में पूछा जाता है। हाँ, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसका फंक्शन एक विशिष्ट डीएनए सीक्वेंस पर निर्भर था, वहाँ HIND2 था। HIND2 हमेशा डीएनए को एक खास जगह से काटता है जो 6 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। आज हमारे पास 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मौजूद हैं, लेकिन इनके नामकरण का तरीका, नेमिंग कन्वेंशन, स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूज करता है। उदाहरण के लिए सबसे मशहूर एंजाइम EcoRI को ही ले लीजिए। इसे डिकोड करना आसान है। इसमें पहला अक्षर E जीनस इश्चरिया को दर्शाता है। अगले 2 अक्षर को उसकी प्रजाति कोलाई से आते हैं। R उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन का नाम है। और रोमन अंक I ये बताता है कि इस एंजाइम को उस बैक्टीरिया से किस क्रम में अलग किया गया था। नामकरण के अलावा ये भी याद रखना है कि ये एंजाइम्स न्यूक्लियेजेस वर्ग का हिस्सा हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेजेस जो डीएनए को किनारों से काटते हैं और एंडोन्यूक्लियेजेस जो डीएनए को बीच में किसी विशिष्ट स्थान से काटते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारा काम एंडोन्यूक्लियेजेस से ही होता है। ये एंजाइम्स डीएनए में एक खास सीक्वेंस खोजते हैं जिसे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कहते हैं। पैलिंड्रोम शब्दों को समझना बहुत आसान है। जैसे मलयालम शब्द है, इसे आगे से पढ़ें या पीछे से, स्पेलिंग एक ही रहती है। डीएनए में भी पैलिंड्रोम वो सीक्वेंस होते हैं जिन्हें 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में दोनों स्ट्रैंड्स पर पढ़ा जाए तो वे बिल्कुल समान होते हैं, जैसे GATTC। जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को बिल्कुल बीच से ना काटकर थोड़ा किनारे से काटता है तो किनारों पर स्टिकी एंड्स या चिपचिपे सिरे बन जाते हैं। और फिर डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम आता है जो मॉलिक्यूलर गोंद की तरह काम करता है और इन सिरों को पक्के तौर पर जोड़ देता है। अब हमारे पास कटा हुआ और जुड़ने के लिए तैयार डीएनए है, लेकिन इसे होस्ट सेल के अंदर भेजने के लिए हमें दूसरे टूल की जरूरत होती है, क्लोनिंग वेक्टर्स। ये वो गाड़ियां हैं जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल के अंदर सुरक्षित ले जाती हैं। इस डिलीवरी ट्रक यानी एक अच्छे वेक्टर में कुछ खास विशेषताओं का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है ओरी यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो सीक्वेंस है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है और यही होस्ट के अंदर कॉपी नंबर भी तय करता है। इंजन के बाद जरूरत होती है सिलेक्टेबल मार्कर की। सिलेक्टेबल मार्कर हमें ये पहचानने में मदद करता है कि किन सेल्स के अंदर हमारा वेक्टर गया है, यानी ट्रांसफॉर्मेंस कौन है, और किन के अंदर नहीं गया है। ई कोलाई के लिए एम्पेसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स बहुत अच्छे सिलेक्टेबल मार्कर माने जाते हैं। इसके अलावा वेक्टर में क्लोनिंग साइट्स का होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक आइडियल वेक्टर में किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए केवल एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। इसे इमेजिन करने के लिए हम सबसे मशहूर प्लाज्मिड PBR322 का उदाहरण लेते हैं। स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये एक गोल रिंग है, इसमें एक ओरी है, इसके पास 2 अलग-अलग सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स। और इसमें एक रॉप जीन भी होता है। अब मान लीजिए कि हम अपना विदेशी डीएनए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के ठीक बीच में मौजूद BAMHI साइट पर जोड़ देते हैं। या एम्पेसिलिन वाले मीडियम में तो आराम से ग्रो करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में डालते ही मर जाएगा। इसी पैटर्न से वैज्ञानिक रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को पहचान लेते हैं। लेकिन 2 अलग-अलग प्लेट्स पर बैक्टीरिया को ग्रो करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए एक स्मार्ट तरीका निकाला गया, जिसमें हम विदेशी डीएनए को बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने वाले जीन के बीच में डालते हैं। इसमें हम एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। जिन बैक्टीरिया में विदेशी डीएनए नहीं जुड़ा, वो सबस्ट्रेट को तोड़कर नीले रंग की कॉलोनीज बनाते हैं। हाँ, और जिन बैक्टीरिया में हमारा डीएनए जुड़ गया है, वहां वो एंजाइम बनना बंद हो जाता है, जिससे वे सफेद कॉलोनीज बनाते हैं। ये बहुत ही प्रभावी तरीका है। अब टूल्स तैयार हैं, वेक्टर तैयार है, लेकिन डीएनए हाइड्रोफिलिक है, वो पानी से प्यार करता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन को पार करके अंदर कैसे जाएगा? हमें होस्ट को कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना पड़ता है। बैक्टीरिया के लिए हम उन्हें कैल्शियम आयन से ट्रीट करते हैं, जिससे सेल वॉल में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। फिर हीट शॉक देते हैं,
अचानक 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान, इससे छिद्र खुलते हैं और डीएनए अंदर चला जाता है। जानवरों की कोशिकाओं के लिए हम माइक्रो इंजेक्शन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, सीधे सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट करते हैं। और पौधों के लिए बायोलिस्टिक्स या जीन गन का उपयोग करते हैं, जिसमें सोने या टंगस्टन के माइक्रोपार्टिकल्स पर डीएनए को लपेटकर प्लांट सेल पर फायर किया जाता है। सब कुछ तैयार होने के बाद अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर। इस पूरी यात्रा का पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हमें सेल को तोड़कर शुद्ध डीएनए निकालना है। इसके लिए बैक्टीरिया में लाइसोजाइम, प्लांट सेल में सेल्यूलेज और फंगस में काइटिनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन्स को हटाने के लिए प्रोटीएजेज और आरएनए को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियस एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में चिल्ड एथेनॉल डालकर एकदम शुद्ध डीएनए निकाल लेते हैं। शुद्ध डीएनए मिलने के बाद दूसरा स्टेप है कटिंग ऑफ डीएनए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए काटने के बाद हम अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए नेगेटिव चार्ज होने के कारण एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागता है। जेल एक छन्नी का काम करता है। जो टुकड़ा जितना छोटा होता है वो उतनी दूर तक जाता है। इसके बाद लाइगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप आता है। डीएनए लाइगेज का उपयोग करके जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को जोड़ते हैं और फिर सिलेक्टेबल मार्कर्स के जरिए सही कॉलोनीज को चुन लेते हैं। परानीट पर ऐसे ही डिटेल्ड नीड लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अब एक स्थिति की कल्पना करें स्टूडेंट्स, जहां हमारे पास डीएनए का बहुत ही छोटा सा सैंपल है। हम उस पर रिसर्च कैसे करेंगे? फोटोकॉपी मशीन है। इसके 3 चरण होते हैं: डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में हम डीएनए को बहुत उच्च तापमान पर गर्म करते हैं, जिससे स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। एनीलिंग में प्राइमर्स जुड़ते हैं और एक्सटेंशन में डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड बना देता है। और यहाँ सबसे खास बात है टैक पॉलीमरेज। साधारण एंजाइम उच्च तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज निकाला गया, जो उच्च तापमान पर भी एक्टिव रहता है। ये बहुत बड़ा नीट फैक्ट है। पीसीआर से डीएनए की 1 बिलियन यानी 1 अरब से ज्यादा कॉपीज कुछ ही घंटों में बनाई जा सकती हैं। जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होस्ट सेल्स बन जाते हैं, तो प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर तैयार करने के लिए बायोरिएक्टर्स का उपयोग करते हैं। बायोरिएक्टर्स 100 लीटर से 1000 लीटर तक की विशाल क्षमता वाले टैंक होते हैं। ये एंजाइम या प्रोटीन बनाने के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट देते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। इसका कर्व्ड बेस लिक्विड को अच्छे से मिक्स करने में मदद करता है। इसी का एक दूसरा प्रकार है स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक, जिसमें नीचे से स्टेराइल हवा के बुलबुले छोड़े जाते हैं ताकि ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाए। और प्रोडक्ट बनने के बाद उसे सीधे मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। उसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। हाँ, जिसमें सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन शामिल हैं। फिर प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं और दवाओं के लिए सख्त क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए पैराबायोनीट के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टूडेंट्स, इसी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस का इस्तेमाल करके आज हम बहुत सी चमत्कारी चीजें बना रहे हैं, जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, खतरनाक बीमारियों के लिए वैक्सीन्स और जीएम क्रॉप्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। हमने इस चैप्टर को गहराई से समझ लिया है। अब वक्त है इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट्स और एग्जामिनर ट्रैप्स के एक रैपिड फायर रिवीजन का। ट्रैप नंबर 1, स्टूडेंट्स ध्यान दें। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड HI नहीं हिंड 2 था। जल्दबाजी में गलती मत कीजिएगा। ट्रैप नंबर 2, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में कंफ्यूज ना हो। एक्सो यानी बाहर, जो किनारों से काटता है, और एंडो यानी अंदर, जो बीच से काटता है। ट्रैप नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशन के तरीकों को लेकर। पौधों के लिए जीन गन और जानवरों के लिए माइक्रो इंजेक्शन का ही इस्तेमाल होता है। इसे उल्टा मत कर दीजिएगा। और आखिरी ट्रैप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए किस तरफ भागता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, इसलिए यह हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ मूव करेगा। ये सभी 1 लाइनर पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत ही क्रिटिकल हैं। और लेक्चर खत्म करने से पहले हम आपको एक बहुत ही उत्तेजक विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। हमने कहा था कि पौधों और जानवरों के वेक्टर्स पर आखिर में बात करेंगे, तो जरा सोचिए। प्रकृति में एग्रोबैक्टीरियम टूमोफिशंस और रेट्रोवायरसेस जैसे रोगाणु मौजूद हैं, जो सदियों से पौधों और जानवरों में ट्यूमर और कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैलाते रहे हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की ताकत देखिए।
आज इंसानों ने उन्हीं खलनायकों के हथियार छीन लिए हैं। उनके कैंसर पैदा करने वाले जीन्स को हटाकर उन्हें डिसआर्म्ड वेक्टर बना दिया गया है। जो कल तक बीमारी की वजह थे, आज वे जीवन रक्षक जेनेटिक टूल्स का काम कर रहे हैं। क्या प्रकृति के सबसे बड़े दुश्मन विज्ञान के हाथों में हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लेक्चर से बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। पैरानीट के साथ जुड़े रहिए और नीट क्रैक करिए। पूरे उत्साह के साथ मेहनत करते रहिए। गुड लक स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट।